the new topic of this Indian Contract Act 1872. This is agents' misrepresentations, frauds, and torts. So before starting this whole session, dear student, I want to inform you that this is going to be our very last session of this whole playlist, and with this we will conclude our syllabus of Indian Contract Act. इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी सेक्शन है जो डिटेल में समझना है, यू कैन मेल अस. वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू वेरियस मीडियाज थ्रू विच यू कैन गेट इन टच विद अस. नाउ आज हम ये स्टार्ट करेंगे सेशन, और इसके बाद इट विल बी गोइंग टू बी अ न्यू एक्ट जिसके साथ हम अपने नेक्स्ट प्लेलिस्ट को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सिलेबस स्टार्ट करेंगे. यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी योर इफ यू वॉन्ट मी टू स्टार्ट विद एनी न्यू एक्ट, बट राइट नाउ लेट्स कंप्लीट दिस. सो एजेंट्स मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड टोर्ट्स, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में थोड़ी इंट्रो लास्ट सेशन में दी है, एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है, ऑन द टॉप यू कैन सी द लिंक, गो एंड वॉच इट आउट, जिसमें मैंने बताया था कि लाइबिलिटी इन केस ऑफ एजेंट्स रॉन्गफुल एक्ट. लाइबिलिटी मीन्स कौन लाइबल होता है अगर कोई भी गलत काम किसने किया है, एजेंट ने किया है, और गलत काम में क्या क्या इंक्लूड होगा, उसके द्वारा कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन की गई या कोई फ्रॉड किया गया या कोई भी टॉट किया जाता है तो. और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो आइए समझते हैं, डिस्कस करते हैं इन तीनों चीज़ों को इन डिटेल. So here, first of all, you can see misrepresentations. Misrepresentation का मतलब कि होता एक्चुअल में प्रोडक्ट में कुछ और है, बट आप दिखाते कुछ और हो, और उस वजह से आपकी बातों में आकर या इंड्यूसमेंट के थ्रू द अदर पार्टी, द थर्ड पार्टी जो होती है, वो स्टेप ले लेती है या वो उस चीज़ को बाय करती है, वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम योर साइड, उस चीज़ को वो रिजल्ट होता है. बट इफ़ दैट थिंग gives a loss to that party या उनके साथ गलत होते हैं, then they can make liable both principal and agent. तो यही misrepresentation है. An agent who is appointed to sell his principal goods or property, जिसको इसलिए अपॉइंट किया गया है कि वो प्रिंसिपल के गुड्स या प्रॉपर्टी को बेचे, often to make the statements concerning the nature and quality of the product, and in his enthusiasm means while selling those products, या ताकि वो उन प्रोडक्ट्स को बेच के अच्छा रिजल्ट ले पाए, तो इन दैट एंथुजियाज्म या ओवर एनर्जेटिक वे में ही फाइंड अ कस्टमर एंड ही कैन मेक एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स. जो बातें होती भी नहीं एक्चुअल में, वो उन स्टेटमेंट्स को बताता है या उन गुड्स के रिगार्डिंग ऐसी स्टेटमेंट देता है जिस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता. देन द लॉ डजंट like to hold the principal liable for agents this extravagant statements. अगर कानून की नज़र से देखें तो हर उस स्टेटमेंट के लिए हम प्रिंसिपल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते. प्रिंसिपल ने तो देखिए काम दिया है कि इस प्रोडक्ट को बेचना है. अब ये थोड़ा है कि एजेंट वहाँ पर कुछ भी बोला है और उसके लिए आप प्रिंसिपल को लायबल ठहरा दो, अनलेस इट फाइंड सम फॉल्ट विद द प्रिंसिपल हिमसेल्फ. स्टेटमेंट को देखकर अगर ये लगता है कि इसमें प्रिंसिपल का भी हाथ है या प्रिंसिपल ने ही वो अथॉरिटी दे रखी थी एजेंट को कि यस यू just make those statements and just sell it out, तो आप प्रिंसिपल को भी लायबल ठहराओगे. बट अगर प्रिंसिपल का उसमें कोई रोल ही नहीं है, तब आप एजेंट को ही सिंपल लायबल ठहराओगे, प्रिंसिपल को नहीं. इसको हम एक केस से समझते हैं. एज यू कैन सी हेयर इन फुलर वर्सेस विल्सन केस में क्या था, एन एस्टेट एजेंट स्टेटेड टू द परचेजर. एक एस्टेट एजेंट है, मतलब उसको वहाँ जो भी बिल्डिंग में फ्लैट्स हैं या वट एवर द प्रॉपर्टी उसको वो बेचनी है, तो वो परचेजर को कहता है दैट जो हाउस है अंडर द सेल वॉज फ्री फ्रॉम रेट्स एंड टैक्सेस. रेट टैक्सेस से बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ नहीं देना, यू जस्ट हैव टू गिव द परचेज अमाउंट. तो प्रिंसिपल वॉज अवेयर, इस बात की जानकारी प्रिंसिपल को है, बट एजेंट वॉज नॉट. एजेंट को सच में ही इस चीज़ की जानकारी नहीं है दैट द हाउस वॉज सब्जेक्ट टू टैक्सेस. जो हाउस है उस पर टैक्सेस अभी बकाया है, टैक्सेस देने हैं, एंड टैक्सेस वर लिवाइड सून आफ्टर द प्लेंटिफ परचेज द हाउस. अब देखिए, प्लेंटिफ जो है, परचेजर जो है, उसने तो एजेंट की बातों पे विश्वास आके घर खरीद लिया. अब उसको थोड़ा पता था इस पे टैक्स देना पड़ेगा, बट जैसे उसने घर खरीदा टैक्सेस उसके उस पे लगे. सो द प्रिंसिपल वुड हैव बीन हेल्ड लाइबल. यहाँ पर अब प्रिंसिपल लाइबल होगा. क्यों होगा? तो देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल का फॉल्ट था. प्रिंसिपल वॉज अवेयर अबाउट दिस थिंग कि येस देर आर सर्टेन टैक्सेस और यू कैन से रेट्स जो अभी परचेज के बाद अप्लाई होंगे, बट
इफ द प्लेंटिफ हैव रिलाइड ऑन द रिप्रेजेंटेशन, अगर प्लेंटिफ ने उसी बात पर विश्वास करके हाउस खरीदा है और अगर कल उस पर उस टैक्सेस के चार्जेस लगते हैं तो प्रिंसिपल को लायबल ठहराएगा, right? Then dear students, moving to the next thing, what will be the principal's liability for fraud? Here it is PRIN, principal's liability for fraud. अगर फ्रॉड कुछ होता है एजेंट के द्वारा किसी थर्ड पार्टी के साथ तो वहां पे प्रिंसिपल क्या लायबल होगा, देखते हैं. द लॉ इज दैट कि प्रिंसिपल इज नॉट लायबल. अगर हम सिंपल देखें, प्रिंसिपल लायबल नहीं होता है इफ एनी फ्रॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एजेंट्स एक्ट, एजेंट द्वारा किया जाता है. बट he will be liable if these cases are there. अगर ये दोनों केसेस प्रेजेंट है तो देखिए प्रिंसिपल लायबल होगा ही होगा. वो दो प्रिंसिपल्स क्या है, सॉरी दो आई एम सॉरी, वो दो पॉइंट्स क्या है, ही इंटेंड्स और नोइंगली परमिट्स द एजेंट टू मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट. अगर प्रिंसिपल खुद से ही परमिशन दे रहा है एजेंट को कि गो एंड मेक फॉल्स स्टेटमेंट एंड डू फ्रॉड विद द थर्ड पार्टी, तो देखिए थर्ड पार्टी तो फिर क्लियरली प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराएगी क्योंकि प्रिंसिपल हैव द नॉलेज अबाउट दिस थिंग कि yes, agent is giving the wrong statement, agent is doing fraud with the third party. And the next case is if is agent acting within the actual or apparent scope of authority, makes a statement with the knowledge of its falsity or recklessly not caring whether it be true or false. अगर देखा जाए एजेंट जो है उसको वो काम करने की अथॉरिटी साफ साफ दी गई है और वो उस अथॉरिटी में रहते हुए वो स्टेटमेंट दे रहा है, बेशक इसमें प्रिंसिपल को नॉलेज है या नहीं है, और बेशक एजेंट को वो स्टेटमेंट देते हुए ये भी नहीं पता कि हाँ ये सच भी है झूठ भी है, बट ही इज़ जस्ट मेकिंग दैट स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट पर विश्वास करके थर्ड पार्टी हैज़ टेकन एनी स्टेप, तो यहाँ पर फिर थर्ड पार्टी फिर प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराएगी बिकॉज ही इज़ एक्टिंग अंडर दैट अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी थी. तो इन दोनों ही पॉइंट्स में प्रिंसिपल लाइबल रहेगा फॉर एनी टाइप ऑफ फ्रॉड इफ डन बाय द एजेंट विद थर्ड पार्टी. राइट स्टूडेंट्स, then next we have is agent's tort. Agent's torts means कि what are those civil wrongs that are done by agent. agent अगर कोई ऐसा civil wrong करता है, tort को हम simple नाम देते हैं civil wrong, not criminal kind of but civil. और इसमें भी क्या गलती के लिए प्रिंसिपल को लाइबल ठहराया जाएगा, देखते हैं. इसकी एक्सप्लेनेशन हमें क्या कहती है, दैट द डॉक्ट्रीन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर विल बी अप्लाइड टू मेक द प्रिंसिपल लाइबल. अगर यहाँ पे हम डॉक्ट्रीन ऑफ ए रिस्पोंडेंट सुपीरियर मीन्स जो उस पर्टिकुलर एजेंट के ऊपर बॉस बैठा है जिसके लिए वो काम कर रहा है, तो उस सुपीरियर को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है इफ एनीथिंग रॉन्ग डन बाय द एजेंट. तो सेम दिस रूल विल अप्लाई ऑन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ऑल्सो. तो प्रिंसिपल को लाइबल ठहराया जाएगा वेयर द एजेंट अगर कोई ऐसा टॉट करता है वाइल एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रिंसिपल. वही बात आ गई लास्ट सेशन वाली, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस में रहते हुए अगर प्रिंसिपल का लिए एजेंट कुछ गलत कर रहा है, एज इट इज कॉमनली सेड, ये बात है दैट व्हेन द टोट इज कमिटेड बाय द एजेंट, अगर कुछ भी गलत करता है while acting in the course and within the scope of his agency, principal always becomes liable. Right dear students, then we have very important case law. I hope आपने सुना भी होगा. तो इस केस लॉ से आप समझेंगे कि जो अभी तक हमने पढ़ा वो कैसे अप्लाई हो रहा है. देखिए, दिस वॉज ललॉयड्स वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी. जो ये ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी थी, इस केस में ध्यान से सुनिएगा क्या था, वर अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स. ये ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी के अंदर सारे सॉलिसिटर्स थे ऑफ सम रेप्यूट एंड रिस्पेक्टेबिलिटी. इसकी बहुत हाई नेम फेम था. नाउ वन लेडी मिसेज ललॉयड, जो इस केस में प्लेंटिफ हैं जिनके साथ गलत हुआ है, सो मिसेज ललॉयड क्या होती है, अ विडो है, बीइंग डिससेटिस्फाइड विद द इनकम ऑफ हर टू कॉटेजेस. उसके पास 2 कॉटेज हैं और वो विडो है, बट उससे उस 2 कॉटेजेस से उसको कोई इनकम नहीं आ रही है. तो वो इस कंपनी में आती है, ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी में, और यहाँ पर वो एक क्लर्क से कंसल्ट करती है. वो इस फर्म का ही क्लर्क होता है हु वॉज इन चार्ज ऑफ द कन्वेंसिंग बिजनेस, जो बिजनेसेस को कन्वेंस करने में हेल्प करता है. तो उसको ये सब बातें पता चलती है कि मिसेस ललॉयड इज अ विडो एंड शी हैज़ हर 2 कॉटेजेस. तो वो उनसे पूछता है कि हाउ, वो उनसे पूछती है लेडी, हाउ टू इम्प्रूव द इनकम, वो अपनी इनकम को कैसे बढ़ाए. सो ही एडवाइज्ड हर, वहाँ पर वो जो क्लर्क है उस फर्म का, वो उसको एडवाइस देता है
क्या एडवाइस देता है? टू डिस्पोज ऑफ द कॉटेजेस, कॉटेजेस को बेच दे, अगर उनसे इनकम नहीं आ रही तो वो एक तरीके का लॉस है, उनको बेचे। एंड प्लस उसने उसको इंड्यूस करने के लिए, बहकावे में उसका धोखा देखिए कैसे दिया, ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग द टाइटल डीड्स, जो भी उन दोनों कॉटेजेस के कागज है वो मेरे पास ले आओ, एंड ऑब्टेन्ड हर सिग्नेचर, और उसके उन कागजों पर सिग्नेचर ले लेता है, और बाद में वो टाइटल डीड अपने नाम पर ट्रांसफर कर लेता है। मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली उसने वो टू कॉटेजेस अपने नाम कर लिए, मतलब सेल अपने नाम पर कर ली। Okay, so he converted these papers into a sale deed to himself and misappropriated the proceeds, सारे पैसे को misappropriate किया। Now यहाँ पर अब बताइए, क्या पूरी ग्रेस एंड स्मिथ कंपनी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए क्योंकि उनके एजेंट ने गलत किया है, क्लर्क ने गलत किया है, क्या सिर्फ क्लर्क को? तो इट वॉज हेल्ड दैट द फर्म वर रिस्पॉन्सिबल, पूरी की पूरी फर्म या पूरी की पूरी कंपनी ही लायबल है। वाई? बिकॉज द फ्रॉड कमिटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, उन्हीं के एक एजेंट ने गलती करी है। ललॉयड डिडंट केम टू एनी क्लर्क इंडिविजुअली, शी केम टू द कंपनी, शी केम फॉर द सर्विसेज ऑफ द कंपनी, और उस कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव उसे मिला जो उसकी हेल्प कर रहा था, और जिसने बाद में उसके साथ फ्रॉड किया। तो इसके लिए पूरी फर्म ही जिम्मेदार है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रहते रहते उस एजेंट ने गलती करी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया है। दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड विद दिस वी आर वाइंडिंग अप दिस होल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, and in next session I am going to meet you with another topic, another act, another playlist. Stay tuned, keep watching, keep sharing. Thank you.